नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष फिर एक बार क्राइम की एक घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बात ये उसी समय की है जब मैं बरेली में डीआईजी रेंज हुआ करता था और हमारे रेंज में 4 जनपद बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर होते थे। आज की घटना जनपद बदायूं से संबंधित है। बात 18 जून 2019 की है। समय था शाम का 6:45 बजे। बदायूं जिले का शहर के बीच का थाना है सिविल लाइंस। वहाँ पर श्री रघुवीर प्रसाद पुत्र डोरीलाल, रेजिडेंट ऑफ नेकपुर, नई आबादी, सुभाष नगर, जनपद बरेली, इनका जो हाल पता था वो निकट हॉटमैन बरेली था। बदायूं के थाना सिविल लाइन पर यह आए और इन्होंने आकर बताया कि मैं पुलिस विभाग से रिटायर्ड वायरलेस ऑपरेटर हूं और मेरा पुत्र राजकुमार, जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी, वो बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मधुबन कॉलोनी स्थित होली मिशन स्कूल में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था। वो 15 जून की शाम को अचानक गायब हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। आज मेरे दोस्तों ने यह बताया कि आज व्हाट्सएप पर एक खबर चल रही है कि जवाहरपुरी की रेलवे लाइन के किनारे वाली झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसके सिर पे गोली लगी हुई है। मैं भाग के वहाँ गया। काफ़ी भीड़ थी। मैंने पहचाना, ये मेरे बेटे राजकुमार का शव था। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस ओम प्रकाश गौतम, इन्होंने जैसे ही सुना ये समझ गए कि क्या घटना हुई होगी। फौरन इन्होंने वायरलेस से अपने सभी सीनियर्स को सूचना दी। हेडक्वार्टर को बताया कि तुरंत जो फॉरेंसिक यूनिट है उसको, डॉग स्क्वाड को, सर्विलांस वालों को, क्राइम ब्रांच को मौके पर भेज दिया जाए। ये भी बताया कि वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लोग उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि शहर के बीच का ही थाना था, 10 मिनट में ही फॉरेंसिक यूनिट भी पहुंच गई, डॉग स्क्वाड भी पहुंच गया और बाकी जो टीमें थीं वो भी पहुंच गईं। इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंच गए अपनी टीम के साथ। मौके पर वहां 315 बोर का एक कट्टा, एक खोखा कारतूस, ब्लड बहुत ढेर सारा, मिट्टी में जो ब्लड जाकर गिरा था वो, ये सब चीज़ें मिली। फॉरेंसिक यूनिट के लोगों ने सारे फिजिकल एविडेंस इकट्ठा किए, एक एक करके सब इकट्ठा किए। रेलवे लाइन के किनारे छोटी सी पगडंडी से घनी झाड़ियों तक एक ब्लड का ट्रेल मिला। उसको इंटरप्रेट किया गया कि इसको पगडंडी के पास चलते समय राह में या किसी वाहन से इसे मारा गया और फिर लाके उसे वहाँ से 10-20 कदम दूरी पर झाड़ियों के बीच फेंक दिया गया। आपने देखा होगा रेलवे लाइन के किनारे किनारे बस्तियों के आसपास बहुत घनी घनी झाड़ियाँ उगी रहती हैं। वहाँ जितने भी फुटप्रिंट मिले उन सबको भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से उनका कास्ट निकाला गया और उनसे फुटप्रिंट तैयार किए गए। अच्छी तरह से उस एरिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करा ली गई। फिर पंचायतनामा भर के और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बदायूं के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बने मॉर्चरी में भेज दिया गया। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस ओम प्रकाश गौतम ने मृतक राजकुमार के पिता की तरफ से तहरीर लेकर फौरन थाने पर एफआईआर अंकित कर दी। क्राइम नंबर 221 2019, धारा 302 201 आईपीसी में यानी हत्या और हत्या के साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। चूंकि ये शाम को 7:45 बजे सूचना मिली थी, 8 बजे सभी टीमें पहुंची थीं, 9-10 बजे तक सारे एविडेंस इकट्ठा करके और फॉरेंसिक यूनिट ने अपना सारा काम किया था, तो रात में पोस्टमार्टम होने का सवाल नहीं था। पंचायतनामा और
बॉडी को सील करके जब उसे पोस्टमार्टम भेजा गया तो 19 जून को दिन में पोस्टमार्टम का टाइम ओपीडी ख़त्म होने के बाद 2 बजे के बाद शुरू होता है। जो पहले बॉडी आती है पहले उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद शव उसके पिता को सौंप दिया गया और वो अपने और उसके परिजन वो शव लेकर वहाँ उसके गृह जनपद बरेली चले गए और वहीं पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रात में पीएम की रिपोर्ट भी आ गई। पीएम की रिपोर्ट जो थी उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ था, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी मॉर्टम गन शॉट इंजरी, यानी फायर आर्म से आई चोटों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे में मृत्यु होना पाया गया। जैसे ही 19 तारीख को शाम को अंतिम संस्कार हो गया, 20 तारीख को जो विवेचना की टीम होती है थाने की, वो इंस्पेक्टर के नेतृत्व में मृतक के घर पहुंची। वहाँ लोगों के बयान लिए, परिवार वालों के बयान लिए, आसपास जो उनके टोला पड़ोसी के लोग थे उनसे पूछताछ हुई कि क्या कोई रंजिश ऐसी थी कि घर की रंजिश की वजह से किसी ने उसकी हत्या बदायूं में जाके की हो, लेकिन किसी भी तरह की रंजिश का होना नहीं पाया गया। मृतक के ससुराल जाके भी वहाँ भी बयान लिए गए कि क्या आपस में इन लोगों में कोई मतैक्य था, क्या इस तरह की कोई बात थी कि किसी महिला की वजह से। मैंने बार बार कहा है कि जर जोरू ज़मीन पर ही सबसे पहले विवेचना शुरू की जाती है जब अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर होती है। लोगों ने बताया कि कुछ ही दिन पहले की शादी है, दोनों अच्छी तरह से रह रहे थे, न तो मृतक के बारे में कोई अन्यथा बात पता लगी, न लड़की के बारे में कोई और बात पता लगी। टीम वापस बदायूं लौट आई। इंस्पेक्टर इंचार्ज सिविल लाइंस अगले दिन किसी कानून व्यवस्था की ड्यूटी में बिजी हो गए। उन्होंने अपनी एक टीम को, जिसको सब इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी लीड कर रहा था, उससे कहा कि भाई आप लोग होली मिशन स्कूल चले जाइए, मृतक के बारे में वहाँ पूरी जांच पड़ताल करिए, क्या आचरण था, इससे किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं थी। इस तरह की बातें पता करने के लिए उनको ब्रीफ करके भेजा गया। सब इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों के साथ होली मिशन स्कूल गए। वहाँ 4 से 10 लोगों से पूछताछ की और वापस लौटकर उन्होंने अपने इंस्पेक्टर को बताया कि मैंने बहुत लोगों से पूछताछ की है, कोई ख़ास बात पता नहीं लगी। विवेचना जब सब जगह जो कंसर्न प्लेसेस थे वहाँ पर बयान के बाद जब कोई बात पता नहीं लगी तो वहाँ विवेचना अटक गई। धीरे धीरे पुलिस दूसरे कामों में व्यस्त हो गई और विवेचना जहाँ की तहाँ पड़ी रही। जब 15-17 दिन हो गए, विवेचना का कुछ पता नहीं लग रहा था कि किस तरफ जा रही है, पुलिस ने क्या प्रयास किए हैं, किसको क्या रंजिश का कारण क्या निकला है, तो ये सब, या रंजिश कोई निकली है या मृत्यु का क्या कारण हो सकता है, ये पता लगाने में सभी जो कंसर्न लोग थे वो लगभग असफल हो गए थे। लगभग 18-20 दिन बाद क्षेत्र के जो डिप्टी एसपी होते हैं, सर्किल ऑफिसर, वो कभी कभी क्राइम का रिव्यू करते हैं। जो सिंसियर अधिकारी होते हैं वो क्राइम का रिव्यू अपने थानों का ज़रूर करते हैं। 15-20 दिन में, 1 महीने में सभी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनसे उनकी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस या जो इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं या जिनको फाइनलाइज कर दिया गया है, चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है, उसके साथ उन्हें बुलाया जाता है और एक एक विवेचना की प्रगति सर्किल ऑफिसर लेते हैं। सीओ सिटी ने इस तरह की एक रिव्यू मीटिंग, जिसको ऑर्डरली रूम भी कहते हैं, अर्दली रूम कहा जाता है, जहां पर विवेचनाओं की प्रगति जानने का काम संबंधित अधिकारी करते हैं। सभी राजपत्रित अधिकारी अर्दली रूम करते हैं, चाहे वो सर्किल ऑफिसर हों, चाहे एडिशनल एसपी यानी एसपी सिटी हों, फिर एसएसपी हों, और कभी कभी डीआईजी और आईजी स्तर के अधिकारी भी गंभीर घटनाओं या ज़्यादा घटनाओं के होने पे विवेचकों से बुलाकर प्रगति पूछते हैं और अर्दली रूम में उसका जवाब मांगते हैं। इसी घटना पर आकर सर्किल ऑफिसर अटक गए।
उन्होंने बार बार जानने की कोशिश की कि भाई आगे क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या क्या प्रयास किए गए। जब कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और पुलिस का एक रटा रटाया जवाब होता है, साहब प्रयास जारी है, हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ा कॉमन वर्ड है, जो भी पुलिस के लोग इसको सुन रहे होंगे या जो पुलिस में 10-12 साल की नौकरी कर चुके होंगे, उन्हें पता होगा कि ये बड़ा सामान्य सा जवाब है। ये कभी नहीं कहते कि नहीं साहब मैं कर नहीं पाया, या अभी तक हो नहीं पाया, या अभी मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये सब नहीं बताते। बस ये कहते सब प्रयास जारी है, प्रयास कर रहे हैं। और तभी हम लोग समझ जाते हैं कि प्रयास का मतलब कुछ नहीं हुआ है। सीईओ ने नाराजगी में कहा कि इससे संबंधित सभी कागजात लेकर डॉग स्क्वाड के लोगों को, फॉरेंसिक यूनिट के लोगों को, सर्विलांस के लोगों को और आईओ स्वयं सारे कागजात लेकर एसपी सिटी के यहाँ कल दिन में 10 बजे आ जाएं ऑफिस में। लिहाजा सारे लोग ऑफिस पहुँच गए। एसपी सिटी को सीईओ ने ब्रीफ किया कि साहब ये मर्डर है, गन शॉट इंजरी है, गोली मारी गई है, लेकिन अभी तक इस विवेचना में कोई ऐसी प्रगति जो बताने लायक हो वो नहीं हो पाई है। एसपी सिटी ने बारीकी से उसके प्रोग्रेस को जानने की कोशिश की। केस डायरीज में जिन जिन के बयान लिखे गए थे वो बयान पढ़े। फॉरेंसिक यूनिट से सारे फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ दिखवाने को कहा। और देखने के बाद एसपी सिटी ने एक चीज़ बहुत अच्छी पॉइंट आउट की कि जहाँ से ब्लड ट्रेल शुरू हुआ है, यानी पगडंडी से, और जहाँ ये बॉडी मिली है जो 20 कदम का रास्ता है, उसमें लाश के घसीटने का कोई निशान फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ में नहीं मिला है। इंस्पेक्टर से पूछा कि आप मौके पर गए थे, क्या लाश को घसीटने का कोई निशान मिला? उसने भी साफ मना किया कि नहीं साहब, लाश को घसीटने का कोई निशान नहीं मिला। इस पर एसपी सिटी ने कहा कि जब लाश को घसीटने का निशान नहीं मिला तो 2 ही तरीके हैं कि वहाँ पर लाश ले जाकर यहाँ गोली मारी गई और वहाँ फेंकी गई। या तो किसी व्यक्ति ने कंधे पर लाद कर वहाँ तक भिजवाया, या फिर एक से अधिक लोग इस घटना में शामिल थे और 2 या 3 लोगों ने उसको उठाकर वहाँ ले जाकर फेंका झाड़ियों में छिपाने के लिए। लेकिन जो फुटप्रिंट वहाँ मिले थे उनमें से कोई ऐसा गहरी छाप वाला फुटप्रिंट नहीं था, क्योंकि अगर कंधे पर कोई लाश लेकर जाएगा उसका वज़न 2 गुना हो जाएगा और उसके पैरों की छाप यानी फुटप्रिंट, वो इम्प्रेशन बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत गहरे मिलेंगे, गहराई तक उस पैर की छाप मिलेगी। फॉरेंसिक्स के जो एक्सपर्ट जो टीम में हैं वो जो आए थे, उनसे पूछा गया कि इनमें से जितने फुटप्रिंट आपने उठाए हैं इनमें से कोई गहरी छाप वाला है? उन्होंने इनकार किया कि सारे सभी सतही फुटप्रिंट्स हैं, कोई भी फुटप्रिंट गहरा नहीं है कि जो ये साबित करे कि उसे कंधे पर लाद के ले जाया गया होगा। जब ये तय हो गया कि उसे कंधे पर नहीं ले जाया गया तो एसपी सिटी ने कहा तो इसका मतलब 1 से अधिक लोग इस घटना में शामिल हैं, और जब जिस घटना में भी 1 से अधिक लोग शामिल हो जाएंगे उस घटना को खुलने में बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। अकेले किसी ने अगर किया होता तो ये और किसी ने देखा नहीं होता, कोई सुराग नहीं मिलता, कोई लीड नहीं मिलती तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर 1 से अधिक लोग शामिल हैं तो अब तक ये घटना खुल जानी चाहिए थी। सर्विलांस वालों को उन्होंने बताया कि आप मौके का डंप डाटा इकट्ठा करिए। चूंकि 1 से अधिक लोग हैं तो साथ साथ मूव करने वाले मोबाइल नंबर्स का पता किया जाना आवश्यक है। और क्राइम ब्रांच की एक नई टीम बनाई। उन्होंने कहा कि जो बयान अब तक लिखे गए हैं वो अनरिलेटेड हैं और बहुत से इम्पॉर्टेंट सवाल इन लोगों से नहीं पूछे गए हैं। उसने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो मृतक की पत्नी का बयान लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि वो घर से अर्जुन के यहाँ जाने के लिए कह के निकला था और नहीं लौटा, और अर्जुन का 2 लाइन का बयान लिखा हुआ है कि मेरे घर नहीं आया। ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि अर्जुन के घर ही क्यों गया, किसी विशेष काम से गया, जाता रहता था या क्या बात है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसके कार्य, आचरण, डिसिप्लिन, इसके बारे में
स्कूल से जो पूछताछ हुई है वो बहुत ही सतही स्तर की हुई है। लिहाजा नए सिरे से ये टीम फिर से पूछताछ करे, लड़की के घर वालों से, लड़के के घर वालों से, लड़की से, और अस्पताल वहाँ स्कूल में जाकर सभी लोगों से पूछताछ की जानी आवश्यक है। 22 दिन लगभग हो गए थे और कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। विवेचना जस की तस जहाँ की तहाँ पड़ी हुई थी, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्राइम ब्रांच ने बिल्कुल नए सिरे से अपनी गहराई से जांच पड़ताल वाले बयान उन्होंने लेने शुरू किए। मृतक, उसकी पत्नी के घर वालों के बयान के बाद टीम होली मिशन स्कूल पहुंची। वहां उन्होंने सबसे पहले जो स्कूल के प्रबंधक थे गोपी कृष्ण, श्री गोपी कृष्ण, वो मैनेजर थे स्कूल के, प्रबंधक थे स्कूल के, जिनका स्कूल था, टीम ने सबसे पहले उनसे पूछताछ की। उनसे सवाल किया कि इसको किस की सिफारिश पर आपके यहाँ क्लास 4th में रखा गया था, या किस चयन प्रक्रिया से इसको आपके यहाँ रखा गया था, इसका वेरिफिकेशन पुलिस से कराया गया था कि नहीं कराया गया था, कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स तो इसके नहीं हैं कि किसी ने पुरानी रंजिश में दांव आजमा लिया हो। इतने ढेर सारे सवालों से गोपी कृष्ण थोड़ा सा बिदक से गए, उचक गए, और फिर उन्होंने दिमाग पे जोर डालकर एक बात बताई। उन्होंने कहा वो कोई 1 महीने पहले, ये बताया कि कोई 1 महीने पहले मृतक मेरे कक्ष में मेरे पास आया था और उसने ये शिकायत की थी कि हमारे ही स्कूल का एक दूसरा नौकर है अर्जुन, अर्जुन ने स्कूल आते समय स्कूल के बाहर उसका कॉलर पकड़ा था और उससे गाली गलौज की थी, और ये भी कहा था कि तुम अपनी आदत से बाज आओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने ये पूछा कि ऐसा क्यों कहा उसने, तो मृतक ने ये बताया था कि वो रोज रोज किसी न किसी बहाने से मुझे बताकर स्कूल से चला जाया करता था। बहाना भी वो एक ही बताता था कि मैं जा रहा हूँ, काम देखते रहना, अगर कोई पूछता है तो ये बता देना कि डॉक्टर के यहाँ दवा लेने गए हैं। मैंने 2-3 बार ये जानने की भी कोशिश की कि भाई ऐसा कौन सा मर्ज है कि हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के यहाँ तुम चले जाते हो और 3 घंटे बाद आते हो, लेकिन इसका कोई जवाब वो नहीं दे पाया। एक दिन प्रिंसिपल ने अर्जुन को बुला के लाने के लिए कहा। वो मुझसे बता के गया था कि मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ। मैंने यही बात प्रिंसिपल को बता दी और ये भी बताया कि साहब ये रोज़ रोज़ का हो गया है, ये हर दिन स्कूल आता है, शुरू में जैसे ही क्लासेस शुरू हो जाते हैं या जो बीच में रेसेस का टाइम हो जाता है उसके फ़ौरन भाग जाता है और मुझसे ये कहता है कोई पूछे तो डॉक्टर के यहाँ जाने की बात बता देना। बाहर निकलकर उसने फ़ोन किया कि तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने याद किया है। अर्जुन प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल ने उसे बहुत डांटा, बहुत बुरी तरह डांटा और ये कहा कि अगर दोबारा तुम यहाँ इस तरह से एब्सेंट हुए तो उस दिन की तनख्वाह काटी जाएगी और फिर भी नहीं माने तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बाहर निकलकर उसने गुस्से से आंख तरेरी और ये कहा कि क्या हुआ, क्यों नहीं तुमने ये बात बताई कि मैं डॉक्टर के यहाँ गया हूँ। तो मैंने कहा कि रोज़ रोज़ 2 लोगों का काम हमें करना पड़ता है, तनख्वाह तुमको भी उतनी मिलती है, तनख्वाह मुझको भी उतनी मिलती है, मैं क्यों 2 लोगों का काम करूँ। एक आध दिन तो बात समझ में आती है, लेकिन रोज़ रोज़ का ये टंटा ये ठीक नहीं था। टीम ने पूछा प्रबंधक से, गोपी कृष्ण जी से, तो फिर इस शिकायत के बाद आपने क्या किया। प्रबंधक ने बताया कि मैंने उसको उस समय सांत्वना दी कि तुम परेशान मत हो, मैं प्रिंसिपल से पूछ लूँगा कि क्या बात हुई थी उस दिन और फिर मैं बुला के उसे डांट दूंगा और फिर भी नहीं मानता है तो उसे निकाल दूंगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। टीम ने पूछा आपने ऐसा किया। उन्होंने कहा कुछ मेरी व्यस्तताएं थी, मैं 2-3 दिन उसके बाद आया नहीं, प्रिंसिपल से मैं पूछ नहीं पाया और फिर मेरे दिमाग से उतर गया।
मैं उसको बुलाकर डांट नहीं पाया था। ये ज़रूर मेरी तरफ से इतनी गलती हुई कि मुझे उसे बुला के डांटना चाहिए था या पूरी बात प्रिंसिपल से जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि क्लास फोर्थ यानी चपरासियों में आपस के इस तरह के विवाद और शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। मैंने इसको बहुत गंभीरता से या बहुत सीरियसली नहीं लिया, सिर्फ यहाँ तक कि बुला के डांट दूंगा। क्राइम ब्रांच के लिए बड़ी लीड थी। क्राइम ब्रांच वाले सारे वहाँ से फ़ौरन बाहर आए, सर्विलांस की टीम से संपर्क किया और ये कहा कि अर्जुन का जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसकी सिंसियर एनालिसिस की जाए। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा अब तक सारी पूछताछ में मिला है जिससे इसकी कहासुनी हुई थी और जिसकी शिकायत इसने प्रबंधक से की थी। प्रिंसिपल ने भी बताया कि हाँ, इसने बताया था, मैंने बुला के डांटा था, लेकिन चूंकि प्रबंधक ने उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं की तो इसलिए बाकी की बात नहीं पता लग पा रही है। सर्विलांस वालों ने उसके मोबाइल के कॉल डिटेल निकलवा के उसकी डिटेल्ड एनालिसिस की तो उससे पता लगा कि वो एक और नंबर से लगातार संपर्क में रहता है और ख़ासकर दिन में उससे बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं। उस नंबर को फिजिकल वेरीफाई करके लोकेट किया गया तो ये पता लगा कि वो मृतक की पत्नी का नंबर है। पुलिस को सारा माजरा समझ में आ गया। मृतक की पत्नी के मोबाइल पर एक दूसरे चपरासी की ढेर सारी बातें। सर्विलांस वालों ने यह भी बताया कि जो डंप डाटा इकट्ठा किया गया था मौके पर, घटना के समय ये दोनों मोबाइल नंबर वहां पर मौजूद थे। पहले इसलिए नहीं पता लगा कि डंप डाटा इतना बड़ा होता है, उसमें 50,000 कॉल 10 मिनट 20 मिनट के बीच में आती जाती रहती हैं, शहर का मामला है, तो इसलिए ये पता करना मुश्किल था। वो पेयरिंग कर रहे थे लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। नंबर मिल जाने के बाद इनकी लोकेशन देखी तो ये दोनों ही नंबर यानी मृतक की पत्नी और अर्जुन दोनों ही नंबर घटनास्थल पर मौजूद थे। फौरन अर्जुन को उठाया गया और उठा के उसे थाने पर लाया गया। हमेशा की तरह सही जवाब तो मिलना नहीं था। उससे तीर घाट पूछा जाता था, वो मीर घाट बताता था। बार बार जब बात नहीं बन रही थी तो वो शुरू हुआ जो होना था। महिला के नंबर से क्या बात होती थी, कितनी लंबी बात क्यों होती थी, क्या वजह थी, दिन में ऐसी कौन सी बात थी, जब उसका पति वहीं स्कूल में हुआ करता था तो तुम क्या बात करते थे। इस तरह के किसी सवाल का जब जवाब नहीं मिला तो श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हो गई। तीसरी श्रेणी आते आते होश फाख्ता हो गए और उसने कहा मैं सब बताता हूं, ये बंद कर दीजिए। और फिर बताना शुरू किया। उसने कहा कि हम दोनों एक ही स्कूल में चपरासी थे, मेरा उसके यहाँ आना जाना था। धीरे धीरे बातचीत में मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए और मैं उससे मोबाइल पर बात करने लगा। ज़्यादातर समय जब मैं स्कूल में हुआ करता था तभी बात करता था, क्योंकि वो भी छोटे से कमरे में घर में रहती थी, अपनी पति के सामने वो बात नहीं कर सकती थी। बात करते करते फिर मिलने का कोई जुगाड़ नहीं बैठ रहा था तो मैं राजकुमार से ये कह के कि मैं दवा लेने जा रहा हूँ सीधे उसके घर पहुँच जाया करता था। शुरू में तो आधे एक घंटे में ही हम वापस स्कूल पहुँच जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी और लगभग हर दूसरे दिन मैं राजकुमार को ये बता के उसके घर उससे पत्नी से मिलने चला जाता। एक दिन उसने मेरी कोई शिकायत की प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल ने बुला के बहुत डांटा। मुझे उस दिन शक हो गया कि शायद इसकी पत्नी और मेरे बीच जो संबंध हैं उस पर शक हो गया है। अर्जुन ने तुरंत घर में फ़ोन करके राजकुमार की पत्नी से ये पूछा कि
क्या तुमको राजकुमार ने फ़ोन करके कुछ कहा है, कुछ पूछा है या कुछ जानने की कोशिश की है? राजकुमार की पत्नी ने कहा, नहीं, कहा सुना तो कुछ नहीं, लेकिन इधर बीच कुछ उखड़े उखड़े से राजकुमार रहते हैं। अर्जुन ने बताया कि उसका शक और पुख्ता हो गया कि ऐसा लगता है इसने या तो मेरा पीछा कर लिया या किसी को लगा कि मेरी जानकारी कर ली कि मैं कहाँ जाता हूँ, और अगर इसने कहीं इसका जिक्र किया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस बार मैं बिना राजकुमार के बताए ही घर पहुंचा। प्रिंसिपल को बता के गया कि मुझे इस तरह की दवा लेनी है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना है और मैं बस आधे घंटे में लौट आऊँगा। सीधे घर गया। वहाँ राजकुमार की पत्नी निशा से उसने सब जांच पड़ताल की कि ऐसा लगता है कि उसको शक हो गया है, तुमको कैसा लगता है? उसने भी यही बताया कि कुछ थोड़े उखड़े उखड़े रहते हैं, हमको लगता है कि शायद शक हो गया है। फिर हम दोनों लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इन्हें रास्ते से हटाना होगा। राजकुमार को अगर रास्ते से नहीं हटाया गया तो किसी दिन बात अगर खुली तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने अगले दिन राजकुमार को एक फर्जी बात बताई कि आज मेरा जन्मदिन है। ऐसा अर्जुन ने बताया कि आज मेरा जन्मदिन है, मेरे घर में कोई नहीं है, यहाँ से लौट के हम लोग चलेंगे, अच्छी दारू लेंगे, नॉन वेज लेंगे और वहीं हम रहेंगे, तुम रहोगे, भाभी रहेंगी, हम बर्थडे पार्टी अपनी तुम्हारे यहाँ करेंगे। अर्जुन को कोई इस बात का भान नहीं था। उसने सोचा कि हो सकता है प्रिंसिपल ने डांटा है, अभी सुधर गया है। शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद बाज़ार से शराब लेकर और खाने का सामान लेकर, एक छोटा सा केक लेकर ये अर्जुन के घर, राजकुमार के घर पहुंच गए। केक वेक काटा गया। उसके बाद फिर वही पीने का काम शुरू हुआ। खाना वाना खाने के बाद अर्जुन ने राजकुमार से कहा कि देखो, मुझे बहुत चढ़ गई है, मुझे बहुत नशा हो गया है, अकेले शायद ही मैं घर तक पहुंच पाऊं, तो तुम मेरे साथ चले चलो, मुझे वहां छोड़कर चले आना। इसी बीच निशा ने, राजकुमार की पत्नी ने कहा कि तुम दोनों पिए हुए हो, तुम दोनों साथ में जा रहे हो, जाने क्या कर दोगे वहाँ, किससे लड़ जाओ, किससे भिड़ जाओ, इसलिए मैं भी साथ चलूँगी और तुमको वहाँ उतार के हम दोनों वापस आ जाएंगे। चूँकि ये बात पहले से दोनों के बीच तय थी तो किसी ने मना नहीं किया। एक बार राजकुमार ने मना किया कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, दो लोग पिए हुए हैं, नशे में हैं, और इन दोनों का ऐसे चल जाना जो है मोटरसाइकिल से ये ठीक नहीं है, मैं चलूँगी। वहाँ से ये तीनों मोटरसाइकिल से चल दिए और अर्जुन ने कहा कि मोटरसाइकिल अभी मैं चलाऊँगा, अभी ठीक है, चलने लायक हूँ, बीच में कहीं गड़बड़ होगी तो तुम गाड़ी चला लेना, मैं रोक दूंगा, तुम गाड़ी चला लेना, मुझे वहाँ छोड़ के तुम लोग वापस आ जाना। जवाहरपुरी रेलवे लाइन के पास अचानक अर्जुन ने मोटरसाइकिल रोक दी और ये कहा कि मैं लघु शंका करने जा रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। रास्ते में गाड़ी खड़ी करके वो 20 कदम झाड़ियों की तरफ गया और अपनी अंटी में से कट्टा जो खोस के रखा था वो निकाल लिया। कट्टा हाथ में लेके आया और सीधे उसने पहुंचते ही राजकुमार को गोली मार दी। राजकुमार वहीं गिर गया, तड़पने लगा और उसे अंदाज़ा हुआ, उसे ये लगा कि शायद सही जगह गोली पड़ी नहीं, मरा नहीं है। अंधेरा था, रात की बात थी। उसने कट्टे में दूसरी गोली भर ली। इसी बीच निशा ने कट्टा उसके हाथ से छीन लिया और ये कहा, इस कमीने को मैं ही मारूंगी, ये तुमसे नहीं मरेगा।
और एक फायर फिर उसे गिरे हुए राजकुमार पर उसने भी कर दिया। थोड़ी देर में उनको अंदाज़ा लग गया कि ये मर गया। पहले फायर का जो कारतूस था, खोखा कारतूस, वो वहीं गिरा रह गया। दोनों ने डिसाइड किया कि इसको झाड़ियों में छिपा देते हैं, इन्हें भी आते जाते किसी ने देख लिया तो हल्ला हो जाएगा। दोनों ने बॉडी को उठाई और वहाँ से 10 कदम चल के रेलवे लाइन के किनारे की जो गहरी झाड़ियाँ होती हैं, घनी झाड़ियाँ, उसमें फेंक दिया। फेंक के मोटरसाइकिल से निशा को लेकर अर्जुन निशा के घर पहुँच गया। पूरी रात उसी के साथ रहा, जश्न मनाया और वहीं से सवेरे स्कूल अपनी ड्यूटी पर चला गया। ये तायद करके गया कि तुम किसी को नहीं बताना, सिर्फ अपने ससुर को फ़ोन करके मेरे स्कूल जाने के बाद ये बता देना कि वो घर से अर्जुन के यहाँ जाने के लिए कह के निकला था और शाम से अभी तक लौटा नहीं। निशा ने यही किया, फ़ोन करके अपने ससुर को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, अर्जुन के यहाँ जाने के लिए कह के निकला, अभी तक लौट कर नहीं आया, अर्जुन से मेरी बात नहीं हो पा रही है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। बाप थे, बाप को शंका हुई, वो सीधे वहाँ से चले अर्जुन के घर पहुँच गए और उससे पूछा कि कहाँ है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। बोले तुम्हारे यहाँ कह के निकला था। बोले मेरे यहाँ आया ही नहीं। फिर उन्होंने कहा अरे ऐसी कैसे, मेरा अच्छा दोस्त है, आप बैठिए मैं ढूंढने चलता हूँ। और ढूंढने के बहाने 2 दिन तक बाप को वो घुमाता रहा, जब तक कि किसी तीसरे व्यक्ति ने बॉडी लोकेट नहीं की, पुलिस को फ़ोन नहीं किया, 112 नंबर वहाँ पहुँच नहीं गई और व्हाट्सएप पर जो स्थानीय लोग खबर भेजते रहते हैं उसमें यह नहीं गया कि अज्ञात व्यक्ति की गोली लगी हुई लाश जवाहरपुरी रेलवे लाइन के बगल में पाई गई है। पूरी बात सुनने के बाद सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली कि ऐसा भी हो सकता है, पत्नी अपने पति को अपने प्रेमी के लिए गोली से मारकर उसे जान से मार भी सकती है। 12 जुलाई 2019 को दोनों को गिरफ्तार किया गया, अर्जुन और निशा को, और उन्हें जेल भेज दिया गया। घटना में यूज़ किया गया 315.315 बोर का जो तमंचा था वो बरामद कर लिया गया और 2 अगस्त 2019 को दोनों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य, फोटोग्राफ, गवाहों के बयान, कॉल डिटेल रिपोर्ट लगाकर चार्जशीट अदालत में सबमिट कर दी गई। आज की घटना में सिर्फ शक की बिना पर निरीह राजकुमार की जान चली गई। कातिल को सिर्फ ये शक हुआ कि राजकुमार की बीवी के साथ उसके अवैध संबंधों की जानकारी इस निरीह प्राणी को हो गई है और इसी बिना पर वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। दूसरी गलती उस सब इंस्पेक्टर की हुई जो थाने का इंस्पेक्टर के बिजी होने के कारण पूछताछ करने गया था। अगर उसने गहराई से पूछताछ की होती, प्रबंधक और प्रिंसिपल से बातचीत की होती तो शायद घटना उसी दिन खुल जाती। इस तरह की सतही पूछताछ के कारण कभी कभी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है विवेचना के समय। राजकुमार के पार्ट पे भी थोड़ी गलती हुई, बहुत गलती तो नहीं थी लेकिन थोड़ी गलती ज़रूर हुई कि रोज़ उसी से पूछकर ये बताकर कि ये बता देना कि हम डॉक्टर के यहाँ गए थे, उसका सहयोगी उसकी बीवी के पास चला जाया करता था। रोज़ रोज़ एक ही डॉक्टर से एक ही बहाने से जाने पर कम से कम उसे जानकारी करनी चाहिए थी कि भाई कौन सा इसको ऐसा मर्ज हो गया है कि रोज़ डॉक्टर की दवा लेनी पड़ती है। तमाम तरीके थे ये पता करने के आखिर ये किस बहाने से जाता है, कहाँ जाता है और कौन और क्या करता है। लेकिन शायद वो संदेही प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं होगा और यही उसका सीधापन या संदेही प्रवृत्ति का न होना, इसी में उसकी जांच चली गई। तीसरी गलती उस प्रबंधक से हुई
अगर उसने समय पर उसको बुलाकर डाँट दिया होता, पूरी घटना पूछी होती, जानने की कोशिश की होती कि पिछले 2 महीनों से लगभग हर कहाँ चला जाता है, तो शायद उसकी जान बच सकती थी। मुझे उम्मीद है आपकी भी यही राय होगी। अगर आपकी राय इससे इतर है, तो आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।